हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर मेजर पेपर 10 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। मेजर पेपर 10 में हिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट में यानी यूनिट 1 में जो दिया गया है आपको सिलेबस, यानी कि 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ने के लिए दिया गया है और ब्रिटिश नीतियों पर इसके क्या प्रभाव पड़े थे इसके बारे में आपको पढ़ना था। यूनिट 1 में एक टॉपिक ही आपका इस पे दिया गया है, डिबेट्स ऑन 1857 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश पॉलिसी। आई होप आपको सिलेबस पता होगा। तो ये आपको पढ़ने के लिए यूनिट 1 में दिया गया है, तो इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन लेकर के आया गया है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम पे वहाँ पे जा करके जुड़ जाना है। टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर कुछ वीडियो के नीचे या कम्युनिटी पोस्ट पर भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो क्लास का टाइम वहीं पे अपडेट कर दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम इस चीज़ का क्लास लीजिए, दीदी इस चीज़ का क्लास लीजिए, तो वहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाता है कि कौन सा क्लास आज होगा या फिर नहीं होगा, क्लास कैंसिल है या क्या है, तो वहाँ पर डाल दिया जाता है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा सा बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन 3 पूछा गया है और 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यानी टोटल 6 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं इस क्लास में। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों की समीक्षा कीजिए, यानी क्या कारण था कि ये विद्रोह हुआ, इन कारणों की आपको इनके कारण के बारे में लिखना है। तो 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह या 1857 का महान विद्रोह भी कहा जाता है। ये जो विद्रोह है, यह विद्रोह केवल सैनिक असंतोष का परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य कारण भी था। तो इन सभी कारणों की वजह से ही ये विद्रोह हुआ था। तो ये सारा कारण हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके हम आपको एग्जाम्पल दे करके समझाएंगे। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के कुछ प्रमुख कारण थे। सबसे पहला कारण है आपका राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण का मतलब क्या होगा, यहाँ पे राजनीतिक का क्या मतलब हो जाएगा? राजनीतिक का मतलब होता है राजा, राज्य या शासन से जुड़ी हुई बातें, उसी को हम बोलेंगे राजनीतिक कारण। यानी 1857 से पहले भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, जैसे कि झांसी, सतारा, नागपुर, और तो ये सब राज्य थे 1857 से पहले। तो इन राज्यों पर भारतीय राजा शासन करते थे। कौन करते थे? तो भारतीय राजा शासन करते थे। तो अब अंग्रेजों का उद्देश्य था कि पूरा भारत उनके कब्जे में आ जाए, तो इसीलिए उन्होंने एक एक करके भारतीय राज्यों को अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया था। तो यहीं से राजनीतिक कारण शुरू होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इसमें लॉर्ड डलहौजी की यहाँ पे बात हो रही है। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, यानी इंग्लिश में बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये जो नीति है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि हड़प का मतलब क्या है। हड़प का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा गया है ना, हड़प का मतलब होता है किसी की चीज़ को ज़बरदस्ती अपने कब्जे में लेना, यानी किसी की चीज़ को ज़बरदस्ती अपने कब्जे में लेना। एक उदाहरण देते हैं हम आपको कि मान लीजिए कि आपके पापा के पास एक दुकान है, ठीक, उनका कोई बेटा नहीं है, इसीलिए वे अपने भतीजे को गोद लेकर के दुकान उसे देना चाहते हैं। लेकिन तभी कोई आदमी आकर के कह रहा है कि नहीं, गोद लिया हुआ बेटा मान्य नहीं है, तो अब यह दुकान मेरी हो जाएगी। तो अब वो आदमी उस दुकान में कब्जा कर लेता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अंग्रेज़ों ने यही किया, अंग्रेज भी यही करते हैं। ये जो हड़प नीति है, ये बनाया गया था इनके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी जी के द्वारा बनाया गया था हड़प नीति, ठीक है। तो इस नीति में कहा गया कि जो राजा हैं, ठीक है, हड़प नीति में क्या हुआ, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने नियम बनाया कि अगर किसी राजा का सगा यानी जन्मा हुआ बेटा अगर नहीं है, अपना जन्मा हुआ बेटा अगर नहीं है, तो उसका राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा।
गोद लिया हुआ बेटा राजा नहीं बन सकता है। इस नियम से अंग्रेजों ने कई राज्य छीन लिए थे, जैसे कि झांसी, सतारा, नागपुर, ये सब राज्य जो छीना गया इस नियम के वजह से ही। तो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण था आपका, इसका जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो है आपका रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई का ऑलरेडी आप जानते ही होंगे। तो उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया था। रानी लक्ष्मीबाई दामोदर राव को गोद लेती है, लेकिन अंग्रेजों ने उसे उत्तराधिकारी नहीं माना और झांसी पर कब्जा कर लिया था। तो इसी कारण की वजह से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने लग गई थी। अब दूसरा देखो, पहले क्या हुआ कि ये हुआ, नियम की वजह से छीनने लग गया सबका राज्य। अब दूसरा क्या हुआ, अवध पे भी कब्जा किया गया। क्यों किया गया था, तो एक और कहानी सुनना है आपको। तो मान लीजिए कि किसी स्कूल का प्रिंसिपल आकर के कहे आपसे कि तुम क्लास ठीक से नहीं चला रहे हो, इसीलिए अब मैं तुम्हारी क्लास अपने कब्जे में ले रहा हूँ। तो क्या ऐसा करना सही होगा? बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन अंग्रेजों ने यही किया। उन्होंने कहा कि अवध का नवाब ठीक से शासन नहीं कर रहा है, तो इसी बहाने वो 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया। 1856 में क्या हो जाता है, अवध पे कब्जा कर लिया जाता है। लेकिन असली कारण कुशासन नहीं था। असली कारण क्या था कि अंग्रेज अवध जैसे अमीर और उपजाऊ राज्य पर कब्जा करना चाहते थे, इसीलिए वे कब्जा किया। लेकिन उनके पास तो कोई बहाना था नहीं, तो ये बहाना बना दिया कि आप अच्छे से राज्य नहीं चला रहे हैं और कब्जा में ले लेता है। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि नवाब नाराज हुए और तालुकदार भी नाराज हुए, सैनिक भी नाराज हुए और जनता भी नाराज हो गए। क्योंकि पहले तो नियम बनाए, नियम बना करके छीन रहा था, अब बिना नियम के बहाना बना करके राज्य छीन ले रहा है। अब तीसरा क्या हुआ वो भी सुनिए। बहादुर शाह जफर का अपमान हुआ था। तो अगर किसी परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का सबके सामने अपमान किया जाए तो पूरे परिवार को कैसा लगेगा। तो वैसे ही भारत में हुआ। बहादुर शाह जफर उस समय मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट थे। हालांकि उनके पास अधिक शक्ति नहीं बची हुई थी, लेकिन लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने उनका सम्मान कम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब बादशाह का नाम सिक्कों पर नहीं होगा, यानी सिक्कों पर जो बादशाह का नाम होता था उन्होंने कहा कि अब नहीं होगा ये। तो बादशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी लाल किले में नहीं रहेगा और कहा कि मुगल वंश का अंत कर दिया जाएगा। तो इससे भारतीयों की भावना आहत हुई थी। तो इस वजह से लोगों में भी गुस्सा आ चुका था, लोग अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहे थे अंग्रेजों की वजह से। अगला कारण है, अगला पॉइंट है कि भारतीय शासकों और राजाओं में असंतोष बढ़ गया था। तो ये इतना काम करने के बाद भी अंग्रेज नहीं माना, वो आगे और भी बहुत कुछ करता है। तो अब तक अंग्रेज क्या कर रहा था, राज्य छीन रहा था, राजा का अपमान कर रहा था, पेंशन बंद कर रहा था और अधिकार समाप्त कर रहा था। तो अब आप बताओ कि क्या भारतीय राजा अंग्रेजों से खुश होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये अंग्रेज तो सब कुछ छीन ही रहा है सारे राजाओं से, तो खुश कैसे हो सकता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे सभी राजाओं के मन में गुस्सा भर गया। तो इसी कारण की वजह से रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और बेगम हजरत महल, ये सब जो नेता हैं, ये सब नेता 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। और हाँ, तो ये हो गया। अब दूसरा कारण है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में क्या हुआ, अब देखो इतना ये जो है राजनीतिक कारण में तो आपने पढ़ा इतना सारा कि इतना सब कुछ हुआ, अंग्रेज इतना सब कुछ करता है। लेकिन अब आपको जानना है कि आर्थिक कारण में वो क्या क्या करता है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पे आर्थिक का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे आर्थिक का मतलब हो जाएगा पैसा, रोजगार, व्यापार और लोगों की कमाई। तो अब एक कहानी और सुनिए कि आप कल्पना कीजिए कि एक गांव है, ठीक, और उस गांव में किसान खेती करता है, बुनकर कपड़े बनाता है। जो बुन कर के कपड़ा बनाता है उसको बुनकर बोलते हैं, ऐसा बुनकर, ठीक।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बुनकर कपड़े बनाता है, लोहार औजार बनाता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है और व्यापारी इन चीज़ों को बेच करके कमाई करता है। यानी गांव के सभी लोग मेहनत करके अपना घर चलाते हैं। तो अब अंग्रेज आए, ठीक है, अंग्रेज आते हैं और उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई कि सबकी कमाई कम होने लग गई थी। तो यहीं से आर्थिक असंतोष शुरू हो गया था। तो सबसे पहले क्या हुआ क्या कि किसानों पर अत्यधिक भूमि कर लगाया गया। यानी पहले क्या होता था कि किसान खेती करता था, फसल उगाता था और उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा कि खेती करोगे तो बहुत ज़्यादा लगान देना पड़ेगा, यानी टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक किसान ने 100 रुपये कमाए, ठीक है, एक किसान 100 रुपया कमाता है, उसमें से अंग्रेज 60 से 70 टैक्स के रूप में ले लेता है। अगर 60 से 70 रुपया ही अगर वो ले लेगा तो उसके किसान के पास क्या बचेगा? मुश्किल से 30-40 रुपया ही बचेगा। तो अब किसान के पास क्या बचेगा? तो बहुत कम ही पैसा बच जाएगा। अगर फसल मान लीजिए कि कभी ख़राब हो गया और टैक्स भी देना पड़ जाए तो इससे किसान क्या होगा? किसान कर्ज में डूब जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि आपके पापा हर महीने 20,000 कमाते हैं, लेकिन कोई 15,000 ज़बरदस्ती ले जाए, क्या घर ठीक से चल पाएगा? तो इसका जवाब होगा नहीं। तो ठीक यही किसानों के साथ भी हुआ। आधा से ज़्यादा कमाई तो वो अंग्रेज ही ले जा रहे थे, तो न तो उनका घर चल पा रहा था और न ही वो ठीक ढंग से खेती कर पाएंगे। तो ये हुआ, आर्थिक कारण हुआ कि किसानों पर टैक्स लगाया गया बहुत ज़्यादा मात्रा में। और दूसरा क्या हुआ? भारतीय कुटीर उद्योगों का पतन हुआ था। यानी कुटीर उद्योग क्या होते हैं? यहाँ पे लिखा गया है कुटीर उद्योग। इसका मतलब है कि जो उद्योग घर या छोटी स्तर पर चलते हैं उन्हें कुटीर उद्योग कहा जाता है। जैसे कि हाथ से कपड़ा बुनना या फिर मिट्टी के बर्तन बनाना या फिर लकड़ी का काम करना या फिर हस्तशिल्प बनाना। तो पहले भारत के बने कपड़े पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्होंने इंग्लैंड की मशीनों से बने सस्ते कपड़े भारत में बेचना शुरू कर दिया। तो अब लोग मशीन से बने हुए सस्ते कपड़े खरीदने लग गए थे। तो भारतीय बुनकरों का कपड़ा बिकना बंद हो गया था। तो उनकी रोजी रोटी भी छिन गई थी, क्योंकि कपड़ा बिकेगा ही नहीं तो रोजी रोटी कहाँ से चलेगा। ठीक है, तो ये था दूसरा कारण कि इनकी कमाई बंद हो चुकी थी। तीसरा है व्यापारियों और कारीगरों की आजीविका प्रभावित हुई। इसका मतलब है कि जब भारतीय सामान बिकना बंद हुआ तो बुनकर बेरोजगार हो गए, लोहार का काम भी कम हो गया, कुम्हार की कमाई भी घट गई थी और व्यापारी भी घाटे में चले गए थे। यानी लाखों लोगों की रोजी रोटी छिन गई थी इन अंग्रेजों की वजह से ही। अब अगला है आर्थिक शोषण के कारण जनता में असंतोष फैल गया। मतलब अब एक तरफ क्या हो रहा है कि किसानों से भारी टैक्स लिया जा रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि कारीगरों और व्यापारियों की कमाई खत्म हो रही थी। यानी हर वर्ग आर्थिक रूप से परेशान था। किसान भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, सभी लोग परेशान थे। तो धीरे धीरे लोगों के मन में यह भावना आने लगी कि अंग्रेज हमारे भले के लिए नहीं है, बल्कि हमें गरीब बनाने और अपना फायदा करने आए हैं। तो यही गुस्सा आगे चल करके 1857 के विद्रोह में बदल गया था। 1857 के विद्रोह में बदल गया था। ये था आपका आर्थिक कारण। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आर्थिक कारण में क्या क्या हुआ, अंग्रेज क्या क्या करते हैं। तीसरा कारण है आपका सामाजिक एवं धार्मिक कारण। तो इसमें क्या हुआ? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि सामाजिक का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा। सामाजिक का यहाँ पे मतलब हो जाएगा समाज से जुड़ी हुई बातें, यानी रीति रिवाज, परंपरा या फिर जीवन शैली। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें आपको जानना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा गया है धार्मिक। धार्मिक का यहाँ पे मतलब हो जाएगा धर्म, पूजा पाठ या धार्मिक विश्वासों से जुड़ी हुई बातें, इसी को हम कहेंगे धार्मिक। तो अब आपको कहानी सुनना है कि मान लीजिए कि एक परिवार है, ठीक, एक परिवार है, उस परिवार के अपने नियम हैं, कैसे पूजा करनी है, कौन से त्यौहार मनानी है, कौन सी परंपराएं निभानी है। तो ये सब कुछ नियम उस परिवार में है।
तो अब कोई बाहरी व्यक्ति क्या करता है कि उस घर में आकर के कहता है कि अब से तुम अपने नियम नहीं मानोगे, मेरे बताए हुए नियम मानोगे। तो परिवार के लोगों को कैसा लगेगा? उन्हें लगेगा कि हमारी परंपराओं और धर्म में दखल दिया जा रहा है। ठीक यही भावना उस समय भारतीयों के मन में पैदा हुई। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज भारतीय समाज और धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे। यानी अंग्रेज क्या किया कि भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज धीरे धीरे उनके समाज और धर्म के नियम बदल रहे हैं। यानी इससे लोगों के मन में डर और गुस्सा दोनों पैदा होने लग गया था। उन्हें लगा कि अगर अंग्रेज ऐसे ही करते रहें तो हमारी संस्कृति और पहचान खत्म हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा विवाह कानून। यानी अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से आपको समझना है कि आज के समय में क्या होता है कि सती प्रथा समाप्त करना और विधवा विवाह को कानूनी मान्यता देना, ये दोनों बहुत अच्छे और मानवता के पक्ष में सुधार माने जाते हैं। आज के लोग क्या करते हैं कि सती प्रथा खत्म हो गया और विधवा का विवाह होता है तो ये कानूनी मान्यता इसको दिया गया है, तो आज के लोग इसको अच्छे मानते हैं। लेकिन 1857 के समय बहुत से लोग इतने शिक्षित नहीं थे और अपनी पुरानी परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए थे, तो उस टाइम के लोग इस चीज़ को गलत मानते थे। उस टाइम के लोग जो है सो इस चीज़ को, सती प्रथा को अच्छा मानते थे, लेकिन अब के लोग इसको गलत मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उस टाइम के लोग इसको सही मानते थे। तो जब अंग्रेज़ों ने ये कानून बनाई तो कई लोगों ने सोचा अंग्रेज हमारे धर्म के नियम बदल रहे हैं। यानी विरोध का कारण यही नहीं था कि सुधार गलत थी, ठीक है, बल्कि लोगों को लगा कि एक विदेशी सरकार उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। तो ये उस टाइम के लोगों का मानना था। सती प्रथा खत्म हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो कि अंग्रेज करते हैं। और अगला है ईसाई मिशनरियों की गतिविधियाँ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उस समय में क्या हुआ कि उस समय भारत में ईसाई मिशनरी स्कूल, अस्पताल और धर्म प्रचार का काम कर रहे थे, ठीक है। तो कई भारतीयों को डर लगने लगा कि कहीं अंग्रेज हमें ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर न कर दे। हालांकि हर जगह ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन यह भय लोगों के बीच फैल गया। तो यही डर अंग्रेजों के प्रति अविश्वास का कारण बना। अब चौथा पॉइंट है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि हमारा धर्म सुरक्षित नहीं है, हमारी परंपराएं बदल दी जाएगी, हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। यानी लोगों को अंग्रेजों पर भरोसा नहीं रहा। तो जब किसी व्यक्ति को अपने धर्म संस्कृति पर खतरा महसूस होता है तो उसका विरोध करना स्वाभाविक है। तो इसी कारण जनता में अंग्रेजों के प्रति असंतोष बढ़ गया था, ठीक है। तो ये था सामाजिक कारण। अब अगला है आपका सैनिक कारण। हाँ, अब अगला है आपका सैनिक कारण। तो सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि आप क्या करो कि आप थोड़ा सोचो कि एक है राहुल और एक है जॉन नाम का लड़का, ठीक। राहुल और जॉन एक ही कंपनी में नौकरी करता है। दोनों एक जैसा काम ही करते हैं, लेकिन दोनों सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। लेकिन जॉन को हर महीने 50,000 वेतन मिलता है और राहुल को उसके काम के लिए 20,000 दिया जाता है। जॉन को अच्छा खाना, अच्छा घर, छुट्टी भी मिलता है और राहुल को कम सुविधा मिलती है। तो अब आप बताओ कि क्या राहुल खुश रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उसको सैलरी भी कम मिल रहा है, खाना पीना सब में कंपाई किया जा रहा है, कम ही दिया जा रहा है उसको। तो उसे लगेगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। ठीक यही हाल भारतीय सैनिक का था। क्या हो रहा था भारतीय सैनिक के साथ? उनको कम वेतन और कम सुविधाएं दी जा रही थी। यानी भारतीय सैनिक अंग्रेजों की सेना में भर्ती होकर के देश भर में लड़ाई लड़ते थे, लेकिन अंग्रेज सैनिकों को ज़्यादा वेतन मिलता था और भारतीय सैनिक को कम वेतन मिलता था। तो अंग्रेज सैनिकों को बेहतर भोजन, रहने की सुविधा और अन्य
भत्ते भी मिलते थे, लेकिन भारतीय सैनिक को ये सुविधा बहुत कम मिलती थी। तो इससे भारतीय सैनिक को लगता था कि अंग्रेज उन्हें अपने से नीचा समझते हैं। दूसरा है, पदोन्नति के अवसर सीमित थे, यानी प्रमोशन के अवसर भी बहुत कम थे। तो जब कोई कर्मचारी मेहनत करता है और उसे बड़ा पद मिलता है तो उसे पदोन्नति कहते हैं, यानी प्रमोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहले मान लेते हैं कि कोई सिपाही के पोस्ट पे था, फिर वो हवलदार बनता है, फिर सूबेदार और फिर अधिकारी बनता है। तो इस तरीके से प्रमोशन होता है। लेकिन अंग्रेजों के समय में क्या होता था कि अगर कोई भारतीय सैनिक बहुत बहादुर भी होता था तब भी उसे बड़े अधिकारी का पद नहीं मिलता था। तो वही अंग्रेज सैनिकों को जल्दी जल्दी प्रमोशन मिल जाता था। तो इससे भारतीय सैनिकों को लगता था कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसा लगता था उनको। अगला है पॉइंट, विदेशी सेवा। मतलब उस समय में क्या होता था कि उस समय बहुत से हिंदू सैनिकों का विश्वास था कि समुद्र पार जाने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। समुद्र पार यानी काला पानी। समुद्र के पार क्या है? काला पानी है। समुद्र पार, सॉरी कहाँ गया, एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम आपको बता रहे हैं। समुद्र पार जाने से उनका क्या होता था कि धर्म भ्रष्ट हो जाता था। लेकिन अंग्रेज कहते थे कि जहाँ हम भेजेंगे वहाँ जाना ही पड़ेगा, यानी सैनिकों की धार्मिक भावनाओं की कोई परवाह नहीं की जाती थी। तो इससे वे बहुत नाराज हो गए थे। तो आगे लिखा गया है, सेना में भेदभाव और अपमानजनक व्यवहार से असंतोष बढ़ा। इसका मतलब है कि अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उन्हें गालियां देते थे, उनका अपमान करते थे और उन्हें अपने बराबर नहीं मानते थे। छोटे छोटे कारणों पर क्या करते थे कि कठोर सजा देते थे। तो अब आप ये सोचिए कि अगर कोई आपका रोज अपमान करे तो आपको कैसा लगेगा? धीरे धीरे आपके मन में भी गुस्सा भर जाएगा। तो यही भारतीय सैनिकों के साथ भी हुआ था। तो ये सैनिक कारण था जो कि कंप्लीट हो गया। अब अगला है इमीडिएट कॉज, यानी तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो तात्कालिक कारण का मतलब होता है कि वह घटना जिसने पहले से चल रहे गुस्से को अचानक विद्रोह में बदल दिया। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, अभी हम आगे समझेंगे। यहाँ पे जो भी लिखा गया है उसको हम पहले रीड कर लेते। पहले लिखा गया, एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगे होने की बात फैल गई। इसका कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि एनफील्ड राइफल यहाँ पे लिखा गया है, इसका क्या मतलब है। तो 1857 में अंग्रेजों ने भारतीय सेना को एक नई बंदूक दी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो ENFIELD RIFLE, एनफील्ड राइफल ये नाम था। ठीक, तो ये एक बंदूक का नाम है। तो इस राइफल में कारतूस डालना पड़ता था, यानी गोली का खोल डालना पड़ता था। ठीक है, तो उस राइफल में ये डाला जाता था, कारतूस डाला जाता था, लेकिन कारतूस चलाने से पहले उसे दांत से काटना पड़ता था। ठीक, तो कारतूस पर चर्बी होने की बात का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस समय में यह खबर फैल गई थी कि इन कारतूसों पर गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी लगी हुई है। तो अब सोचिए कि हिंदू सैनिक क्यों नाराज हुए थे? क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है, गाय को पवित्र माना जाता है। तो गाय की चर्बी को मुंह से काटना उनके धार्मिक विश्वास के विरुद्ध था। तो इसीलिए हिंदू सैनिक हो गए थे नाराज। ठीक, तो अब बात आता है मुस्लिम सैनिक की कि मुस्लिम सैनिक क्यों नाराज हुए। तो इस्लाम में सूअर को अपवित्र माना जाता है। ठीक, तो सूअर की चर्बी को मुंह लगाना उनके धर्म के विरुद्ध था, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं एक साथ आहत हो गई थी।
तो दोनों की भावनाओं पे आहत किया गया था। तो ये दोनों सैनिक नाराज हो चुके थे अंग्रेजों से। तो अब अगला पॉइंट है कि कारतूस को दांत से काटना पड़ता था जब हिंदू मुस्लिम दोनों सैनिक ये हो गया। मंगल पांडे के विद्रोह तथा मेरठ में 10 मई 1857 को सैनिक विद्रोह के बाद ये आंदोलन पूरे उत्तर भारत में फैल गया। तो अभी जैसे कि हम आपको बताएं कि दोनों सैनिक नाराज हो गए थे, तो उसके आगे क्या हुआ होगा? तो उसके आगे क्या हुआ कि भारतीय सैनिकों ने कहा कि हम ये कारतूस इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने उनकी बात नहीं मानी, उल्टा उन्हें धमकाया और सजा भी दी गई थी। तो इससे सैनिकों का गुस्सा और बढ़ चुका था। अब आगे क्या हुआ? आगे हुआ कि मंगल पांडे का विद्रोह हुआ, यानी 29 मई 1857 को बैरकपुर छावनी में सैनिक मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला दी और बाद में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। और मंगल पांडे की शहादत से भारतीय सैनिकों के विद्रोह की भावना और तेज हो चुकी थी। ठीक, तो अब आता है मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे मंगल पांडे विद्रोह के बाद मेरठ में भी हुआ। तो मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने भी चर्बी वाले कारतूस लेने से इनकार कर दिया था। तो अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। इससे बाकी सैनिक बहुत नाराज हो चुके थे। तो 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने जेल तोड़ी और अपने साथियों को छुड़ाया और अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वे दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। तो यहीं से ये विद्रोह जो है ये पूरा उत्तर भारत में फैल गया था। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या क्या हुआ था। तो यहाँ तक ये आपको लिखना था और कारणों की समीक्षा ये भी आपको जान लेना चाहिए। तो यहाँ पे वही बात लिख दिया गया है, ये आपको थोड़ा सा रीड कर लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। आगे इसमें आपको निष्कर्ष आप चाहे तो लिख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिखना था। आई होप आपको ये पूरा कहानी समझ में आ गया होगा। अगला है व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फेल्यूर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 ईस्वी के विरोध की असफलता के क्या कारण थे। तो यहाँ पे भी वही बात लिखा गया है जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा गया था और इसमें आगे आपको कारण बताना है कि क्या कारण थी। तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया आपका हेडिंग। अब आपको एक लाइन बाय लाइन कारण लिखना है। तो सबसे पहला कारण था एकता का अभाव, यानी यहाँ पे एकता का क्या मतलब है? एकता का मतलब है कि सब लोग मिल करके एक ही उद्देश्य के लिए साथ काम करें, यानी 1857 के विद्रोह में यही सबसे बड़ी कमी थी। तो आपको कहानी से समझना है कि 1857 में क्या हुआ था कि 1857 का विद्रोह पूरे भारत में एक साथ नहीं हुआ था। तो मुख्य रूप से ये मेरठ में, दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ और बिहार जैसे क्षेत्रों तक अधिक सीमित रहा है। लेकिन दक्षिण भारत के जो अधिकांश भाग है वो शांत थे और पंजाब के कई शासकों ने अंग्रेजों का साथ दे दिया था। तो बंगाल में भी व्यापक विद्रोह नहीं हुआ था। तो इसीलिए अंग्रेजों को पूरे भारत से एक साथ लड़ना नहीं पड़ा। तो अंग्रेजों को पूरे भारत से एक साथ नहीं लड़ना पड़ा था क्योंकि कुछ क्षेत्र है जो कि क्या कर रहे हैं, लड़ रहे थे। तो कुछ शांत बैठे हुए थे, कुछ उल्टा जा करके अंग्रेजों का ही साथ दे रहे थे। तो पूरे भारत के क्षेत्रों से एक ही साथ नहीं लड़ना पड़ा। अगर ये सभी लोग एक साथ मिल जाते, लड़ते, तो ये विद्रोह सफल हो जाता, लेकिन ये असफल हो गया था। तो इन कारणों की वजह से, ठीक है। तो अब अगला यहाँ पे लिखा गया है कि ये सबसे बड़ी कमजोरी थी,
कि कुछ राजा जो थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, लेकिन कई बड़े राजा और रियासतें अंग्रेज के साथ थे। यानी कुछ ऐसे भी राजा थे जो कि उनके खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे राजा थे, भारतीय ही थे वो क्या किए कि उल्टा जाकर के अंग्रेज का ही साथ दे रहे थे। तो उन्होंने अंग्रेजों को सेना दी, पैसा भी दिया और सहायता भी दी। तो अब सोचिए कि अगर अपने ही लोग दुश्मन का साथ देने लगे तो जीतना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हुआ जिस वजह से हार हुई। तो अब इसका परिणाम क्या हुआ? तो अंग्रेजों ने एक एक करके सभी विद्रोही क्षेत्रों को दबा दिया था। तो अगर पूरा भारत एक साथ खड़ा हो जाता तो अंग्रेजों के लिए विद्रोह को दबाना बहुत कठिन होता। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये पहला कारण था। अभी दूसरा कारण है प्रभावी नेतृत्व का अभाव। इसका कहने का क्या मतलब है? नेतृत्व का मतलब होता है लीडरशिप। तो इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो सबको एक साथ लेकर के चले, योजना बनाए और सही दिशा दिखाए। ठीक है, तो ये मतलब था आपका नेतृत्व का। तो 1857 में क्या हुआ था? तो 1857 में कई बड़े नेता थे, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, ये झांसी की थी, नाना साहेब ये कानपुर के थे, और बेगम हजरत महल ये लखनऊ के थे, और कुंवर सिंह ये बिहार के थे। ठीक है, और बहादुर शाह जफर ये दिल्ली के थे। तो लेकिन इनमें से कोई भी पूरे भारत का एकमात्र नेता नहीं था। तो हर नेता अपने क्षेत्र में लड़ रहा था। ठीक, तो कोई ऐसा नेता नहीं था जो पूरे देश के लिए एक योजना बनाता और सबको एक साथ निर्देश देता, बल्कि ये लोग तो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब की ओर से लड़ रहे थे। ऐसा नहीं था कि कोई एक लीडर है और बाकी सारे क्षेत्रों के लिए योजना बना रहा है और उनको निर्देश दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि सभी अलग अलग लड़ रहे थे, कोई एक योजना नहीं थी। अंग्रेज एक एक करके सभी को हराने लग गए थे। सब जब अलग अलग लड़ेंगे तो जाहिर सा बात है कि हारेंगे ही। अगर ये सभी लोग का एक ही प्लान होता, एक ही तरीके से सब लोग एक साथ मिल कर के लड़ते तो जीत जाते। तो कहते हैं ना कि 5 लकड़ी है, अगर पांचों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए और कहा जाए आपसे कि इसको तोड़ो, तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वही कहा जाए कि एक लकड़ी आपको दिया जाए, कहा जाए इसको तोड़ो, तो ये आसानी से टूट जाता है। तो यही बात यहाँ पे ही हुआ। अब तीसरा है स्पष्ट उद्देश्य का अभाव। यानी इसका मतलब है, उद्देश्य का यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि हम किस लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं। ठीक, तो 1857 में क्या हुआ था कि सब लोग अंग्रेजों से नाराज थे, लेकिन सभी का उद्देश्य अलग था। रानी लक्ष्मीबाई का उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि अपना झांसी राज्य वापस चाहती थी। वो अपना झांसी का राज्य वापस चाहती थी, इसीलिए वो लड़ रही थी। ठीक, नाना साहेब इनका क्या उद्देश्य था? तो अपनी पेंशन और अधिकार वापस चाहते थे, इसीलिए ये लड़ रहे थे। और अवध के लोग क्यों लड़ रहे थे? तो वो लड़ रहे थे अपना राज्य वापस चाहते थे इसीलिए। और सैनिक क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि उनको कम वेतन, भेदभाव और कारतूस जैसी समस्या का विरोध कर रहे थे, तो इसीलिए वे लड़ रहे थे। यानी कोई केवल अपना राज्य चाहता था, कोई अपने अधिकार चाहता था, तो कोई अंग्रेजों को हटाना चाहता था। तो सभी का एक साझा राष्ट्रीय लक्ष्य नहीं था, किसी का भी एक गोल नहीं था, सब अलग अलग कारणों की वजह से लड़ रहे थे। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जब सभी का उद्देश्य अलग होगा तो आंदोलन मजबूत नहीं बन पाएगा। सबका उद्देश्य अगर एक ही रहता तो आंदोलन मजबूत होता, लेकिन सबका उद्देश्य ही अलग अलग था। अब अगला है सीमित क्षेत्रों का विद्रोह। यानी सीमित क्षेत्र का यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला था। तो क्या हुआ इस टाइम में? तो विद्रोह मुख्य रूप से मेरठ में और दिल्ली में, कानपुर, लखनऊ में, झांसी में और बिहार में। तो जैसे उत्तर और मध्य भारत के क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया था। तो उत्तर और मध्य भारत के बीच तक ही ये सीमित रह गया था, लेकिन दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में विद्रोह नहीं हुआ था। दक्षिण भारत में विद्रोह नहीं हो रहा था और पूर्वोत्तर भारत में भी इसका प्रभाव बहुत कम था, वहाँ पे भी ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं हो रही थी।
तो कई अन्य क्षेत्र में लोग शांत थे, आराम से बैठे हुए थे, वे विद्रोह कर ही नहीं रहे थे, लड़ ही नहीं रहे थे। तो इसीलिए अंग्रेजों को पूरे भारत से एक साथ नहीं लड़ना पड़ा था। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेज अपनी पूरी ताकत उन क्षेत्रों में लगा सके जहां विद्रोह हुआ था। तो इसीलिए वे विद्रोह को दबाने में सफल हो गए थे, क्योंकि ये मान लीजिए कि पूरा भारत है, ठीक है, 5-6 क्षेत्र से सब लोग मिल करके लड़ रहे हैं। तो ये एक हमला करेगा अंग्रेज पे, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे अंग्रेज हैं, ठीक, तो ये एक हमला करेगा अंग्रेज पे, ठीक, तो इससे लड़ाई होगा, झगड़ा, तो अंग्रेज पूरा ताकत इस पे लगाए। इसको जीतने के बाद अगर मान लेते हैं कि ये करता है तो फिर इस पे लगाएगा अपना ताकत, इस पे लगाए। लेकिन अगर ये चारों लोग अगर मिल जाते, एक साथ ही हमला करते, तो अंग्रेज पे भारी पड़ता, लेकिन एक साथ नहीं हुआ था, जिस वजह से हार हुई। तो ये हो गया। अब अगला है अंग्रेजों की सैन्य शक्ति और आधुनिक हथियार। यानी इसका क्या कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको समझना है कि युद्ध जीतने के लिए केवल बहादुरी ही नहीं, बल्कि अच्छी सेना, आधुनिक हथियार और पैसा और सही व्यवस्था भी चाहिए होता है। तो 1857 में भारतीय सैनिक बहादुर थे, लेकिन अंग्रेजों के पास उनसे कई अधिक ताकत थी, ठीक। तो अंग्रेजों के पास क्या था, तो उस टाइम में क्या हुआ कि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार था, उनके पास आधुनिक हथियार था, उनके पास नई बंदूकें थी, तोप थी और बेहतर हथियार थे। लेकिन विद्रोहियों के पास क्या था, पुरानी बंदूक, तलवार, भाले और सीमित हथियार ही विद्रोहियों के पास था, इसीलिए वे बराबरी से लड़ नहीं सके। और दूसरा, प्रशिक्षित सेना, यानी अंग्रेज सैनिकों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी, उन्हें युद्ध लड़ने की आधुनिक तकनीक आती थी, जबकि विद्रोहियों में बहुत से लोग सामान्य नागरिक भी थे जिन्हें सैन्य प्रशिक्षण नहीं मिला था, ठीक। अब अगला है आधुनिक संसाधन, यानी पैसा। पैसा की भी यहाँ पे बात हो रही है। तो अंग्रेजों के पास बहुत पैसा था, वे नए हथियार खरीद सकते थे, नई सेना बुला सकते थे और युद्ध का खर्च आसानी से उठा सकते थे। लेकिन विद्रोहियों के पास इतना धन नहीं था। बेहतर व्यवस्था, ठीक है, बेहतर व्यवस्था मतलब उनके पास क्या था कि अंग्रेजों की सेना अनुशासित थी और हर सैनिक को पता था कि उसे क्या करना है। लेकिन विद्रोहियों में ऐसा व्यवस्था की कमी थी, विद्रोहियों को ऐसा नहीं पता था, उनकी जो सेना थी वो व्यवस्थित ढंग का नहीं थी। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेज अपनी ताकत के कारण धीरे धीरे विद्रोहियों पर भारी पड़ गए और विद्रोह को दबा दिया गया था। अगला है संचार एवं संगठन की कमजोरी, यानी संचार का मतलब है कम्युनिकेशन। तो एक जगह की खबर दूसरी जगह जल्दी पहुंचाना, इसी को हम संचार बोलते हैं। और संगठन का यहाँ पे मतलब हो जाएगा सब लोग मिलकर के योजना के अनुसार काम करें। तो क्या हुआ था उस टाइम में, विद्रोही अलग अलग जगहों पर लड़ रहे थे, लेकिन उनके बीच आपस में संपर्क बहुत कम था, ठीक है। तो उन्हें ये भी पता नहीं चलता था कि कहाँ विद्रोह शुरू हुआ है, कहाँ मदद भेजनी है और कहाँ अंग्रेज हमला करने वाले हैं। यानी कोई मजबूत समन्वय नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो अंग्रेजों के पास क्या था, अंग्रेजों के पास रेलवे था, डाक व्यवस्था थी और टेलीग्राफ था, ठीक है। तो ये सब आधुनिक सुविधाएं अंग्रेजों के पास थी। तो अगर किसी शहर में विद्रोह होता तो कुछ ही मिनटों या घंटों में दूसरी जगह खबर पहुंच जाती थी। तो फिर अंग्रेज तुरंत वहां सेना भेज देता था। तो ये होता था अंग्रेजों के साथ। तो ये हो गया पूरा। अब ये अगला है 7 नंबर पॉइंट। तो शिक्षित वर्ग और व्यापारियों का सीमित सहयोग, यानी इसका मतलब है कि उस समय के शिक्षित लोग, यानी शिक्षित लोग मतलब वकील, शिक्षक, पढ़े लिखे लोग, इनको हम कहेंगे शिक्षित लोग, और बड़े व्यापारी 1857 के विद्रोह में पूरी तरह शामिल नहीं हुए थे। लेकिन इसका कहने का मतलब है कि पढ़े लिखे लोग और बड़े जो व्यापारी थे वो लोग विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। तो उस टाइम क्या हुआ कि उस समय भारत में एक नया शिक्षित मध्यम वर्ग
बन रहा था। इसमें कौन लोग थे? तो इसमें थे आपके शिक्षक, वकील, सरकारी कर्मचारी और पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल थे, शिक्षित मध्यम वर्ग में। ठीक है, तो इनमें से बहुत से लोग विद्रोह में खुलकर के शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम व्यापारियों की। व्यापारी क्यों शामिल नहीं हुए? तो बड़े व्यापारियों को डर था कि अगर अंग्रेज हार गए या लड़ाई लंबी चली तो उनका व्यापार बंद हो जाएगा और उन्हें नुकसान होगा, इसीलिए उन्होंने विद्रोह का खुल करके समर्थन नहीं किया। तो जब ये लोग समर्थन नहीं करते हैं तो इसका फिर परिणाम क्या हुआ था? तो विद्रोहियों को धन की कमी हुई और समाज का पूरा समर्थन नहीं मिला था और आंदोलन पूरे देश का जन आंदोलन नहीं बन पाया था। तो ये सब कुछ हुआ। अगला पॉइंट है 8 नंबर पॉइंट, भारतीय शासकों का अंग्रेजों का साथ देना। तो 1857 में सभी भारतीय राजा अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे। कुछ राजा जो थे वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, जैसे कि अगर हम नाम ले तो वो है सिंधिया, होलकर और हैदराबाद के निज़ाम और पटियाला के शासक। तो ये लोग जो थे वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो उस टाइम क्या हुआ कि जब कुछ भारतीय राजा अंग्रेजों का साथ देने लगे तो अंग्रेजों को अतिरिक्त सैनिक भी मिल गया था, धन और संसाधन भी मिल रहा था और स्थानीय जानकारी भी उनको मिल जा रहा था। ठीक, तो राजनीतिक समर्थन भी उनको मिल रहा था। तो अब अंग्रेज और अधिक मजबूत हो चुके थे। ठीक, तो विद्रोहियों पर इसका क्या असर पड़ा? तो विद्रोह पहले से और कमज़ोर हो चुके थे। जब अपने ही कुछ राजा अंग्रेजों की मदद करने लगेंगे तो विद्रोहियों की स्थिति और कमज़ोर हो गई थी और अंग्रेजों के लिए विद्रोह को दबाना आसान हो गया था। तो ये लड़ाई कुछ इस तरीके से चला। तो इन सभी कारणों की वजह से असफलता हासिल हुई थी। तो ये असफलता का परिणाम भी आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ तक निष्कर्ष दिया गया है, ये आपको लिखना हो तो लिख लेना है, इसको रीड कर लेना है एक बार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह की प्रकृति क्या थी? क्या उसे देश का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहना उचित है? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे समझना है कि प्रकृति का यहाँ पे मतलब क्या है। कि मान लीजिए कि आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह की प्रकृति क्या थी, तो इसका मतलब है कि ये विद्रोह किस प्रकार का था, ये पूछा गया आपसे। केवल सैनिक का था या राजाओं का था या फिर जनता का था या फिर अन्य लोगों का भी था, ये आपसे इसमें पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। प्रकृति का मतलब यहाँ पे यही हुआ। ठीक है, तो इसको रीड कर लेना है और प्रकृति हम आपको एक एक करके समझा देते हैं। तो सैनिक विद्रोह, सबसे पहला प्रकृति है सैनिक विद्रोह। यानी आपको कहानी से समझना है यहाँ पे कि मान लीजिए कि किसी कंपनी के कर्मचारी अपने मालिक से नाराज है। क्यों नाराज है भाई? तो उसको कम वेतन दिया जाता है, प्रमोशन भी नहीं दिया जा रहा है, हमेशा डांट पड़ती है उसको। तो फिर एक दिन मालिक ऐसा नियम बना देता है जो कर्मचारियों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता है। तो अब सबसे पहले कौन विरोध करेगा? तो कर्मचारी ही विरोध करेंगे। तो ठीक यही हुआ था आपका 1857 में सैनिकों के साथ। तो 1857 में क्या हुआ था कि सबसे पहले भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। क्यों किया? क्योंकि एनफील्ड राइफल के चर्बी वाले कारतूस दिए गए थे उनको, और उनको कम वेतन भी दिया जाता था और उनको प्रमोशन भी नहीं मिलता था। अंग्रेज सैनिकों की तुलना में उनके साथ भेदभाव भी किया जाता था। तो इसी कारण सबसे पहले सैनिक ने हथियार उठाए। तो इसीलिए कई इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। ठीक, सिपाही विद्रोह कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो सिपोय म्यूटिनी, SEPOY MUTINY, ये कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक, कई इतिहासकार इसको ये भी बोलते हैं। तो सैनिक विद्रोह हो गया। अब दूसरा है राजनीतिक विद्रोह। राजनीतिक का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? राजा, राज्य और शासन से जुड़ी हुई बातें, उसको हम कहेंगे राजनीतिक। ठीक है, तो
1857 में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू की थी। तो झांसी, सतारा, नागपुर जैसे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, आपको याद ही होगा क्योंकि आपको तो ये सब अभी पढ़ाया ही गया है, तो ये सब आपको माइंड में याद रखना है। तो झांसी, सतारा, नागपुर जैसे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, यानी कब्जा कर लेता है इस पे। और अवध पर भी कब्जा कर लिया था। तो किन कारणों की वजह से किया, उसको कहा गया था, वहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है, इस वजह से वो कब्जा में ले लेता है। और हड़प नीति की वजह से ही कुछ झांसी और सतारा और नागपुर ये सबको कब्जा में ले लेता है। ठीक है, आई होप आपको ये याद होगा कि हड़प नीति क्या होता है। ठीक, तो इससे भारतीय राजा और नवाब बहुत नाराज हो गए थे। तो किन नेताओं ने नेतृत्व किया था, ये भी सवाल आता है। तो राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई शासक ने विद्रोह का नेतृत्व किया, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, ये झांसी की थी, और नाना साहेब और बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह। तो इनका उद्देश्य अपने राज्य और अधिकारों की रक्षा करना था। तो ये सब जो थे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत, कुंवर सिंह, इस सब का उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था कि राज्यों और अधिकारों की रक्षा करना ही इनका उद्देश्य था। तो इसीलिए विद्रोह का एक राजनीतिक स्वरूप भी था। ठीक है, तो आई होप ये राजनीतिक विद्रोह भी आपको समझ में आया होगा कि किन कारणों की वजह से राजनीतिक विद्रोह शुरू हुआ था, यहाँ तक लिखना है। और तीसरा है जन विद्रोह। जन विद्रोह मतलब इसमें क्या है, जन विद्रोह में क्या हुआ कि इस आंदोलन में केवल सैनिक ही नहीं बल्कि किसान, कारीगर, जमींदार, सामान्य जनता और अनेक स्थानीय शासकों ने भी भाग लिया था। तो इसीलिए इस प्रकृति को एक व्यापक जन विद्रोह भी कहते हैं। तो इसमें ये सभी लोग शामिल होकर के भाग लेते हैं, इसलिए इसको जन विद्रोह कहा गया। और अगला है धार्मिक और सामाजिक प्रतिक्रिया। अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज और धर्म में हस्तक्षेप, ईसाई मिशनरी और की गतिविधि और धार्मिक परंपराओं के प्रति संदेह ने लोगों में असंतोष उत्पन्न किया था। तो इसीलिए इसमें धार्मिक भावनाओं का भी प्रभाव दिखाई देता है। तो जिन लोगों को डर था कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है अंग्रेज, तो वो लोग इसमें शामिल होते हैं। और धार्मिक भावना और धार्मिक प्रतिक्रिया भी देखने को हमको मिलता है विद्रोह में। तो ये आई होप आपको ये पूरा पढ़ा तो दिया ही गया है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो राष्ट्रीय चेतना का प्रारंभिक स्वरूप, यानी उस समय में आधुनिक राष्ट्रवाद पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था, फिर भी अंग्रेज शासन को समाप्त करने की सामूहिक इच्छा और विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष की भावना स्पष्ट दिखाई देती थी। तो यही कारण है कि इसे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक रूप भी माना जाता है। तो उस टाइम क्या हुआ था कि उस टाइम में राष्ट्रवाद पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी सभी लोगों के मन में यही इच्छा था कि इनको हटाया जाए, यहाँ से इनके खिलाफ विद्रोह किया जाए। तो क्या इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना उचित है? तो अनेक भारतीय इतिहासकार हैं, जैसे कि वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो इसके पक्ष में वो कुछ लिखते भी हैं। उन्होंने अगर ये बात कही है तो कुछ लिखते भी है कि उन्होंने क्यों कहा है इसको। तो यह विदेशी शासन के विरुद्ध व्यापक संघर्ष था। ठीक है, तो इसमें सैनिक के साथ साथ किसान भी थे, जमींदार, शासक, आम जनता भी थी। तो इसका उद्देश्य अंग्रेज शासन को समाप्त करना था और इसने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत भी किया और बाद में स्वतंत्रता आंदोलन को इससे प्रेरणा मिली थी। तो इसी वजह से इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। विपक्ष में तर्क, और कुछ विपक्षी भी थे, कुछ इतिहासकार थे जो कि इसको बोलते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं कुछ इतिहासकार। तो कुछ इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि कुछ इतिहासकार जैसे आर.सी. मजूमदार और जॉन सीले, इनका कहना था कि सैनिक विद्रोह था, यानी इनका मत है कि ये मुख्यतः सैनिक विद्रोह था। ठीक,
तो उनका कहना है कि इसमें पूरे भारत की भागीदारी नहीं थी और राष्ट्रीय नेतृत्व का अभाव था और स्पष्ट राष्ट्रीय कार्यक्रम भी नहीं था, इसीलिए इसे पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जा सकता है। तो ये कहना था, इन दोनों का कहना था ये बात कि ये सैनिक विद्रोह है, यानी इसमें सैनिक लड़ रहे थे, सैनिकों की वजह से ये विद्रोह शुरू हुआ, इसमें पूरे भारत शामिल नहीं थी, ये सब बात वो बोलते हैं। तो सबका अपना अपना सोच होता है। तो अब आप बताना कमेंट में कि क्या ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था या फिर नहीं था। ठीक, तो यहाँ तक निष्कर्ष लिखा गया है, ये आपको रीड कर लेना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन 3 ही पूछा गया था, तो तीनों लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब शॉर्ट में आपको देखना है कि आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पे आपको नोटिस करना है। ठीक है, नोटिस क्या करना है कि यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको जो भी लॉन्ग में पढ़ाया गया है ना, उसी को शॉर्ट में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो किस टाइप से एक एक क्वेश्चन निकाल करके पूछता है वो आपको देखना है। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का वर्णन कीजिए। वहाँ पे आपको पढ़ाया गया था आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, बहुत सारा कारण पढ़ाया गया था। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ लिया गया आपसे पूरा कारण नहीं पूछा गया, सिर्फ एक चीज़ पूछा। क्या पूछा? राजनीतिक कारण पूछा, या फिर यहाँ पे आर्थिक कारण भी पूछ सकता था। तो इस टाइप से शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको लॉन्ग में पढ़ाया गया एक एक करके कि राजनीतिक कारण क्या था। ये लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के बारे में आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, अवध का विलय हुआ था 1856 में, इस पर कब्जा कर लिया गया था। अब मुगल सम्राट का अपमान हुआ था, ये बात आपको पढ़ाया गया, लॉन्ग में पढ़ाया गया है ना। तो भारतीय शासकों के अधिकारों का हनन भी किया गया था, अधिकार छीन लिया गया था और सहायक संधि का प्रभाव हुआ। अंग्रेजों की समाजवादी नीति और परंपरा शासन व्यवस्था का अंत। तो ये सब जो लॉन्ग में पढ़ाया गया, यही चीज़ यहाँ पर ही लिखा गया। थोड़ा बहुत तो बस हल्का सा चेंज होगा, तो आपको क्या करना है, रीड कर लेना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में तात्कालिक कारण यानी इमीडिएट कॉज जो पढ़ाया गया लॉन्ग में, यही चीज़ यहाँ पे पूछ लिया गया है। एनफील्ड राइफल के बारे में पूछा गया, सैनिक विद्रोह, मंगल पांडे की घटना जो हम आपको बता रहे थे 29 मार्च को 1857 का क्या हुआ, वो वहाँ लॉन्ग में नहीं लिखा गया है ये डेट, तो यहाँ शॉर्ट में लिख दिया गया है। तो ये डेट आपको यहाँ से याद कर लेना है। मेरठ के सैनिकों को दंड दिया गया था, मेरठ के विद्रोह की शुरुआत हुई थी, ये सब बात हम आपको वहाँ पे समझा रहे थे, तो यही बात यहाँ पे लिखा गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसको भी आपको रीड कर लेना है, क्योंकि हम लॉन्ग में पढ़ चुके हैं तो दोबारा शॉर्ट में पढ़ने का जरूरत नहीं है। या फिर आप चाहे तो जितना लॉन्ग में आपको बताया गया है उसको भी आप लिख सकते हैं। ये एक अलग से लिख करके आपको दिखा दिया गया है कि अगर शॉर्ट में पूछे तो किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो कि क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत हो जाता है कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, समझ में नहीं आता है, तो लिख दिया गया है ताकि दिक्कत ना हो। तो 2 कारण आपसे पूछा गया है रिवॉल्ट के फेल्योर का, यानी असफलता के 2 कारण क्या है। हम तो 2 से ज़्यादा कारण पढ़ चुके हैं लॉन्ग में, तो आप उनमें से कोई भी 2 कारण आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एकता और संगठन का अभाव और अंग्रेजों की शक्ति सेना और आधुनिक हथियार के बारे में लिखा गया है। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम वहाँ पे लॉन्ग में आपको पढ़ा रहे थे बहुत सारा कारण, तो उसमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये 2 लिखा गया है, तो ये 2 आपको लिख देना है। इसी में एग्जाम्पल दे करके पूरे अच्छे तरीके से कहानी समझा करके यहाँ तक लिखना है। तो 6 क्वेश्चन हो गया आपका पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो चैप्टर 1 हो गया कंप्लीट। और चैप्टर 2 हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, हम कोशिश करेंगे क्लास पूरा कंटिन्यू लिया जाए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लाइट न होने की वजह से क्लास नहीं ले पाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा ले क्लास। और फिलहाल तो 6 सेमेस्टर का क्लास चल रहा है, तो 5th सेमेस्टर 4th सेमेस्टर का क्लास लेने में थोड़ा लेट होगा। तो आप सभी को क्या करना होगा, इंतज़ार करना होगा। नहीं तो कमेंट में है तो टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पे आपको PDF दे दिया जाएगा इसका। ठीक है, और ये प्लेलिस्ट में आपको पूरा क्लास मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना है। तो चलिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।